हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो वही आज लॉकडाउन की वजह से इस सेशन में भी हमारी स्कूल एक काफ़ी समय तक ये बंद रह गई है। तो इस वजह से हमारी जो टीम है उसने ये फैसला किया कि हम ऑनलाइन ये हमारे जो भी कोर्स के वीडियो हैं वो सारे के सारे टाइम टू टाइम अपलोड करें और रेगुलर कोर्स की शुरुआत करें। तो आपके जितने भी मित्र हैं या आपके जितने भी साथी हैं, चाहे किसी और स्कूल के हो हमारे स्कूल के हो, आप सबको बताएं कि भाई हमारी मयूर स्कूल की ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई है। तो उसमें आप आराम से YouTube के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपनी कॉपी डाल लेना और ये वीडियो के अंदर ही सारा कुछ, यानी इसके अंदर आपको यानी लिखवा देंगे नोट्स वगैरह, है ना, साथ के साथ ही लिखवाएंगे नोट्स। और रेगुलर क्लास चलेगी जब तक हो सकेगा। ऑफलाइन क्लास जब शुरू हो जाएगी तब ये हो सकता है हम यानी थोड़ा बहुत ये स्टॉप कर दें, बाकी जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होती तब तक इसे हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो देखो 11वीं पास करने के बाद जो स्टूडेंट 12वीं में आ गए ये उनके लिए है, और 12वीं पास करने वाले तो वैसे ही नहीं देखेंगे। तो 11वीं जिन्होंने पास कर ली है और वैसे कर लिए 12वीं भी हो गई तो वैसे 11वीं हो गई होगी, तो क्या करना है कि आपके आज 12वीं स्टार्ट होगी और 12वीं के हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू होंगे। पहला चैप्टर बिल्कुल 0 से 12वीं को, एकदम बीच में से कहीं से भी शुरू नहीं करते और ना ही मैं शुरू करता हूँ, सीधा शुरू से स्टार्ट करेंगे 0 से एकदम। तो 11वीं में आपका बेसिक अच्छा था, बेसिक बहुत शानदार था। तो 11वीं की जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो कोई खास रुकावट इसके अंदर आएगी नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए उसके लिए आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल करने होंगे, जो मैं साथ के साथ ही करवाऊंगा सारे, है ना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसको आप 20 बार भी देख सकते हो। लाइव क्लास में ऐसा नहीं होता है ना। ऑफलाइन जो क्लास होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा हो सकता है। अगर मान लो एक बार में समझ में आया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, है ना। और ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो शुरुआत में थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, लेकिन है इंटरेस्टिंग। एक बार अगर इनका मतलब जो की पॉइंट है वो अगर आपकी पकड़ में आ गया, फिर ये आगे से आगे अपने आप ही चैप्टर समझ में आते चले जाएंगे, है ना। तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आपसे पहले जो बच्चे पढ़े हैं, कई यानी करने वाले और ये लोगों ने 12वीं करी है, वो भी इन चैप्टरों को या पढ़ के गुजरे हैं, है ना। तो उनको समझ में आया तो आपको क्यों नहीं आएगा, प्रत्येक को आएगा बहुत अच्छे से, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। तो भाई देखो हमारी जो 12वीं की, जो आपको पता हो तो 11वीं में कुछ हम ये शाखाएँ पढ़ते थे, जैसे हमने ये मैकेनिक्स पढ़ी थी, इसके अलावा ये थर्मोडाइनमिक्स होती है, इसके अलावा ये हमारी मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स वगैरह होती है। इसी प्रकार एक शाखा होती है फिजिक्स की, जिसका नाम तो मैंने आपको 11th में बताया था, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकीय की, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाता है ना। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जब हम इसके अंदर यानी जो भी पढ़ेंगे ना, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय की, या विद्युत चुंबकत्व भी कह सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए होते हैं इनके, है ना। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको कहते हैं स्तर वैद्युत की, ये देखो स्तर वैद्युत की, है ना। और जो एक होती है ना आपके, वो होता है मैग्नेटिज्म, लेकिन इसकी एक और शाखा होती है इसकी, और वो होती है आपके, एक तो होती है EMW और एक होती है आपके EMI। इसको हालांकि हम ये तरंगों के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर को साथ ही पढ़ाया जाता है लगभग इनका, है ना, क्योंकि ये दोनों पढ़ने के बाद में ये समझ में आता है। तो वास्तव में होता क्या है, हमारी जो आपको पता है NCERT का सिलेबस लागू हो गया। 11th क्लास में आपने NCERT का सिलेबस ही पढ़ा था। तो RBSE वाले ना तो किताब काम में आएगी ना कुछ और, क्योंकि NCERT का सिलेबस कुछ चेंज है, पूरा नहीं हालांकि, लेकिन उसमें काफ़ी चेंज है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमारा पहला और दूसरा चैप्टर है NCERT के अनुसार, है ना। अभी तक किताब मार्केट में आई नहीं है, और अगर आ गई तो हमारे पास यहाँ नहीं आई है गाँवों के अंदर,
तो उसके अंदर और हम देख लेंगे। लेकिन जो पिछला जो एनसीईआरटी का सिलेबस था ना, बिल्कुल वैसी 11th की आई थी और वैसी मेरे हिसाब से इसकी 12th की आई। कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट वही होगा, है ना, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो स्तर वैद्युतिकी के अंदर आपकी एनसीईआरटी किताब का जो फिजिक्स का पहला और दूसरा जो चैप्टर है, पहला और दूसरा, ये है आते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और जो तीसरा और जो यानी जो तीसरा जो चैप्टर होता है वो होता है आपके इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, यानी मतलब वो होती है आपके धारा विद्युत की। इसके अलावा कुछ और चैप्टर होते हैं, जैसे उससे अगला या तीसरे के अलावा चौथा, पांचवा, छठा, वो होते हैं आपके मैग्नेटिज्म से संबंधित। और एक ईएमआई का होता है, ईएमआई मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसका मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो होता क्या है, पहले हम सेपरेटली एकदम, मतलब जो हमारा जो टॉपिक चलेगा ना अगले 3-4 महीने तक, जो मतलब 12वीं क्लास का जो मेन एक पूरी किताब है ना, वो केवल यही है, आप ये मान लो एक पूरी किताब है ये एक ही टॉपिक की। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इसकी कई प्रॉपर्टीज होती है, कई प्रकार के उपकरण वगैरह उसके बीच में आ जाते हैं टॉपिक, है ना। मेन चीज़ आप ये दिमाग में रखो कि हम अगले 2-3 महीने कम से कम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे स्तर वैद्युतिकी के अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, जिसको मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीय के अंदर पढ़ेंगे। फिर इन दोनों को मिला देंगे तो ईएमआई और ईडब्ल्यूएम यानी इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और ये पूरा जो होगा टॉपिक वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई ना। मतलब पहले ये पता होना सबसे पहले ज़रूरी है कि अगले कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो बहुत आगे आएगा, ये 3-4 लेक्चर के बाद में विद्युत क्षेत्र की बात होगी और चुंबकीय क्षेत्र की बात तो 1-2 महीने बाद होगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये टॉपिक आपके मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका इंट्रोडक्शन है केवल आज, मतलब क्या है क्या नहीं है ये कुछ सारा कुछ है ना। तो इसमें 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पहला और दूसरा, ये एक यूनिट है ना, पूरी यूनिट है, पहला और दूसरा चैप्टर। ये आपको सिलेबस वगैरह आगे बता दूंगा, अभी वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, फालतू में समय खराब होगा, क्या मतलब है, कुछ काम की चीज़ पढ़ लेते, सिलेबस कहीं भी देख सकते हो आप। तो देखो सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्तर वैद्युतिकी, स्तर वैद्युतिकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, है ना। तो ये भाई फिजिक्स की एक शाखा है, इसके अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, है ना, पहला और दूसरा, ये पहला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर। पहला जो चैप्टर है वो है आपका विद्युत आवेश और गाउस का नियम, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी चैप्टर का नाम मैंने इसके अंदर देखा नहीं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी तक इसकी। विद्युत आवेश व गाउस का नियम टॉपिक यही है एकदम मुख्य जो टॉपिक है ना। इसकी जगह विद्युत क्षेत्र हो सकता है या इसकी जगह गाउस का नियम है उसके अनुप्रयोग हो सकते हैं, ऐसा ही कुछ इन्हीं में से कुछ नाम होगा, है ना। अब जो दूसरा है उसका नाम है आपके विद्युत धारिता और विद्युत विभव और विद्युत धारिता, ऐसा कुछ नाम है इसका, है ना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में देखो एक नाम आ रहा है भाई, विद्युत आवेश। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हम केवल आवेश के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें पहले पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, फिर दोनों को कंबाइन करना है। लेकिन वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसकी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज है आवेश की। अब आवेश का नाम सुनते हमारे दिमाग में होता है कोई या नहीं, कोई किसी प्रकार का कण होगा कोई। ये पूरा क्लियर करूंगा लेकिन ये आज के लेक्चर में क्लियर नहीं हो सकता भैया, पहले बता देता हूँ। कोई सोचेगा ना कि आवेश आज ही मुझे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे जब ये आवेश पूरी फील आएगी इसकी। समझने को तो क्या अभी समझ में आ जाएगा बताऊँगा आपको, लेकिन पूरी फील आएगी इसकी। एक एक पॉइंट पे, हर संभावना पे विचार करेंगे, बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में गहराई तक फिट हो जाएगा ये। और न्यूमेरिकल तो आप मान लो बिल्कुल ऐसे एकदम चुटकियों में हो जाएंगे आपसे, कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं बताऊँ वो ध्यान से सुनना है, हर एक बात को आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले स्तर वैद्युतिकी की नॉर्मल हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, इसको आप कॉपी के अंदर लिख लेना, मैं बोलूँगा, है ना। तो सबसे पहले देखो स्तर वैद्युतिकी, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो।
उसके बाद में आवेश के बारे में बात करेंगे। स्तर विद्युत की, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी परिभाषा लिखो। स्तर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, स्तर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, स्तर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणधर्म एवं, इसके अंदर लिखो कि स्थिर आवेशों के गुणधर्म एवं स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, इसमें लिखो कि स्थिर आवेशों के गुणधर्म एवं स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्तर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन, याद करने की आवश्यकता नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए चाहिए, आपको ये पता होने चाहिए ना। तो ये स्तर विद्युत की डेफिनेशन होगी। अब देखो भाई, अब है विद्युत आवेश। इसके बारे में आपको कुछ भी लिखना नहीं है अभी, वीडियो के एंड में हो सकता है मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं या फिर कल लिखवाऊँ, है ना, होगा तो अभी लिखवा देंगे इसकी। विद्युत आवेश, आवेश भाई वास्तव में क्या चीज़ हो सकती है? आवेश, इसको चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, चार्ज मतलब विद्युत आवेश। वास्तव में है ना भाई, ये इस आवेश के बारे में वैज्ञानिकों को मतलब कब इस चीज़ के बारे में, यानी वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि आवेश नाम की कोई चीज़ होती, मतलब इनको हिंट कहाँ से मिला ही, है ना। तो ये हिंट मिलता है विद्युत चुंबकीय बल से। कैसे कि जैसे मान लो कि दो वस्तुएं हैं, जैसे अभी आपको ये नॉर्मल इसके बारे में जानकारी भी होगी। आपकी जो बैटरी होती है मोबाइल की, आप कहते हो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई, तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है ना। बैटरी के ऊपर देखा होगा आपने प्लस माइनस लिखा होता है। मोबाइल की बैटरी तो ये निकालती है, डीसी करंट निकालती है, तो एक प्लस एक माइनस होता है। तो एक प्लस एक माइनस होता है ना। तो वैज्ञानिक क्या देखते थे कि जैसे कोई वस्तु है, चार्ज है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये बिल्कुल उसी की तरह थी जैसे दो वस्तुएं अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती थी, अपने द्रव्यमान के कारण। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इसका कारण क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न किसकी वजह से होता है। तो इसमें कई यानी ग्रेविटॉन या वगैरह यानी कण के बारे में जानकारी देगी। हम नॉर्मली ऐसा ही मानते हैं कि वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण, मतलब उनके द्रव्यमान का अस्तित्व है और उसी द्रव्यमान के कारण वो एक दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित, यानी अपनी ओर आकर्षित करती है। कई वैज्ञानिक इसके अंदर ग्रेविटॉन वगैरह का जिक्र करते हैं, बिल्कुल वही बात। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई अगर गुरुत्वाकर्षण बल को हम देखें, वैज्ञानिकों ने क्या पाया, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो ध्यान से सुनोगे तो मतलब जब स्पेस के अंदर दो चीज़ें इस प्रकार हो, एक m द्रव्यमान की एक m द्रव्यमान की, ये एक दूसरे को आकर्षित करती। वैज्ञानिकों ने हमेशा यही देखा और अपने परीक्षणों में यही पाया। लेकिन एक दिन इनके पास ऐसी सिचुएशन बनी कि दो ऐसी वस्तुएं थी जिनका द्रव्यमान तो mm था, लेकिन ये एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया हमने जो भी अभी तक जितने भी यानी सारी के सारी जो भी हमने यानी जो करी रिसर्च करी है उसके अनुसार और जितने परीक्षण देखे, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर वस्तुएं आपस में एक दूसरे के पास आनी चाहिए, दूर जानी नहीं चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल का ये नियम है जो वैज्ञानिकों ने पाया अपनी रिसर्च के दौरान। लेकिन उनको जब ये मिला कि वस्तुओं का द्रव्यमान वही है जो पहले वाला था, फिर ये दूर कैसे जा रही है एक दूसरे से, तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा, यहाँ कोई और बल उपस्थित है। और उस बल को नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय बल। क्या नाम दिया गया भाई? विद्युत चुंबकीय बल नाम दिया गया। ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ना, ये दोनों प्रकृति का हो सकता है, मतलब ये आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर हमें इन दोनों बलों में से किसी बल की जांच करनी, तो अगर हमेशा आकर्षण ही हो तब तो गुरुत्वाकर्षण बल है, और अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो, मतलब अगर केवल प्रतिकर्षण भी हो जाता ना, तो भी वो विद्युत चुंबकीय बल है। इसलिए विद्युत चुंबकीय बल का जो
जो इनके कहना मतलब जो ये सही परीक्षण है ना, वो आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण है। मतलब आप सही तौर पे कैसे पता लगा सकते हो, आगे ये आपको एक लाइन लिखवाऊंगा नोट्स के अंदर में ना। तो इस बल की खोज किस प्रकार हुई, आपको ये चीज़ समझ में आई, मतलब ये क्यों जरूरी हुआ, ये विद्युत चुंबकीय बल है। क्या है भाई, विद्युत चुंबकीय बल। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई ये विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न कैसे होता है, तो ये भैया उत्पन्न होता है आवेश की वजह से। आवेश, अब ये आवेश क्या चीज़ है, अब हमारे से ये चीज़ मतलब आवेश के बारे में समझना क्यों जरूरी है आपके लिए, ये चीज़ तो समझ में आई ना। क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल है, जैसे आपके चुंबक काम करते हैं। आज आपको बताओ चुंबक के बिना तो कोई हमारी मोटर काम करेगी नहीं, है ना। इसके अलावा जितने भी हमारे घरों के अंदर बिजली दौड़ती है, सब में आवेश का रोल होता है ना। तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हमें समझने के लिए हमें आवेश के बारे में पहले समझना पड़ेगा, और आगे तक का हमारा वीडियो केवल इसी के बारे में चलेगा, है ना। तो वास्तव में आवेश क्या है, आप क्या सोचते हो अपने मन के अंदर, आवेश क्या है, कोई कण है या फिर क्या चीज़ है वास्तव में, किसी जानवर का नाम है क्या आवेश, या कोई जानवर है, मतलब आवेश क्या चीज़ है, आप क्या सोचते हो। आवेश को आप अपने दिमाग में, जब भी मैं आवेश नाम लेता हूँ ना जैसे मैं आपके दिमाग में नाम लूँ कि जैसे मैं कहूँ कि पेड़, आपके दिमाग में तस्वीर बनी ना पेड़ की, और आप अपनी आंखें बंद करके कई प्रकार के पेड़ों को देख सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ जब भी मैं आवेश शब्द लेता हूँ, आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, या कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी प्रकार का कोई कण आता है, या कोई एक यानी बिल्कुल एकदम यानी नई सोच वगैरह इस टाइप की चीज़ आती है, क्या आता है वास्तव। तो वास्तव में होता है क्या भैया कि आवेश जो है ना वास्तव में कोई कण नहीं, ये एक गुण है। जैसे आपके अंदर क्रोध होता है, क्रोध, क्या अभी आप क्रोधित हो क्या, इस समय आपके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ विशेष घटना, तब आप क्रोधित होते हो। ये क्रोध आपके अंदर ही रहता है, लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए एक विशेष परिस्थिति क्रिएट करनी पड़ती है, एक सिचुएशन बनानी पड़ती है जिससे आप क्रोधित हो जाओ। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, क्रोध आपके अंदर अभी भी है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वैसी सिचुएशन ही नहीं बनी, इसको भी बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वास्तव के अंदर क्रोध है ना, एक गुण है हमारा, है ना। वैसे तो हमें इसे अवगुण कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये शब्द काम में ले रहे हैं। ये हमारा गुण है क्रोध। अब जो भाई क्रोध है ना, ये क्रोध अपने आप नहीं आता है, ना ही हर समय रहता है, और ऐसा है ही नहीं कि जिसमें क्रोध है ही नहीं, चाहे थोड़ा सा भी हो। अब कहीं अपने अंदर क्रोध को दबा लेते हैं, वो बात अलग है। तो इस क्रोध को बाहर निकालने के लिए आपको एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। उस विशेष और खास परिस्थिति में ही ये क्रोध बाहर निकलता है, लेकिन आपके अंदर ही हमेशा से होता है। आप जब पैदा होते हो तब से लेकर मृत्यु तक हमेशा रहता है ये अंदर। तो मतलब क्रोध एक गुण है। उसी प्रकार जो आवेश है ना, वास्तव में आवेश, इसको आप देख नहीं सकते भैया। क्या किसी ने क्रोध को देखा है क्या? उसका क्रोध अंदर से निकल के आया और क्रोध बहुत ज़्यादा था, मैं तो भाग गया वहाँ से, उसके क्रोध ने उस आदमी को निगल लिया, है ना। वास्तव में क्रोध का कोई चेहरा थोड़ी होता है, उसको देख थोड़ी सकते हम। बिल्कुल इसी प्रकार आवेश को हम देख नहीं सकते, पहली बात तो ये। तो अगर कोई आवेश को देखने वाला था और ये सोचा था कि सर अभी इमेजिन कराएंगे या कहीं दिखाएंगे, तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि सर ने खुद ने भी आवेश को नहीं देखा है और किसी ने भी आवेश को नहीं देखा है। तो आवेश जो है वास्तव के अंदर, ये वास्तव में अदृश्य होता है और एक गुण है भैया। क्या है? एक गुण, जिसको प्रकट करने के लिए हमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ यहाँ पर बनानी पड़ती है। जैसे कई साल पहले, अब इसकी एक छोटी मोटी कुछ यानी नॉर्मल से इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। क्या ये तो पता चल गया आवेश गुण है ना। तो देखो, बहुत साल पहले, बहुत ही साल पहले, मतलब 600 ईसा पूर्व ऐसा कहा जाता है। ये कोई फिक्स नहीं, ये कहानी मैं हर साल ही सुनाता हूँ भैया, और इसका कोई मतलब नहीं दिखा मुझे, फिर भी इस बार थोड़ा सुना देता हूँ। तो भाई 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते उसको हम, एक कोई मतलब यानी विचारक था कोई। उस विचारक ने क्या पाया भैया? उसने पाया कि उसके पास एक छड़ थी, उसका नाम था थेल्स, है ना, थेल्स। उस थेल्स ने क्या देखा कि उसके पास एक छड़ थी भैया, और वो छड़ थी एबोनाइट की। किसकी थी? एबोनाइट की, या एम्बर कह सकते हैं, एम्बर कहते हैं, एम्बर। इसको अंबर भी कहा जाता है कई किताबों में ना, अंबर। एम्बर की छड़ थी।
उसने क्या किया, इस छड़ को जब वो ऊन के कपड़े से रगड़ता था, किससे भैया, ऊन के कपड़े से, ऊन का जो कपड़ा होता है ना उससे रगड़ता था इस छड़ को, तब इस छड़ के अंदर एक विशेष पावर आ जाती थी। मतलब ये बात है 600 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग ये मान लो आप 2000 साल तो आराम से हो ही गए होंगे, क्योंकि 600 ईसा पूर्व है तो उस समय तो सने उल्टी चलती थी। तो आप ये मान लो कि 2000 तो ये और 400 वो हो गए, 2400 साल हो गए लगभग, है ना, क्योंकि उस समय उल्टी चलती थी ना, या बिल्कुल सीधी चलती थी, सीधी चलती थी 2600 साल हो गए, मतलब 2000 साल से भी ज़्यादा का समय। तो 2000 साल पहले, 2000 साल से भी ज़्यादा साल पहले एक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक नहीं था, एक विचारक थेल्स, एक दार्शनिक था ये, है ना, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस थेल्स ने क्या देखा कि जब एम्बर नामक की जो छड़ है, उस छड़ को जब ऊन के कपड़े से रगड़ा जाता है तब उस छड़ में एक खास पावर आ गई थी, और वो पावर ये थी कि ये छड़ ऊन और हल्के तिनकों के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। जैसे एक तो कपास के टुकड़े, कपास के कुछ टुकड़े छोटे मोटे ऊन से रगड़ने के बाद में, और घास फूस के तिनके, घास फूस के जो यानी जितने भी छोटे छोटे जो होते थे तिनके, वो इस छड़ से आके चिपक जाते थे। अब सोचो, आज अगर मैं कहता हूँ आवेश के बारे में आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, हम ये बचपन में करते थे, हमारे लिए एक छोटी सी बात होती थी कि एक प्लास्टिक स्केल को अपने बालों में रगड़े और उसके बाद में कागज़ के टुकड़ों के पास में ले जाएं तो कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाते। लेकिन आज से 2000 साल पहले अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो लोग इसको चमत्कार समझेंगे भैया। क्या देखो क्या हो रहा है कि मतलब एक छड़ है वो वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, मतलब इसकी अगर हम पावर बढ़ाते तो हम हर चीज़ को अपनी ओर खींच सकते हैं, है ना। और ये जैसे दुश्मनों के हथियार वगैरह, तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर किया नहीं जा सका, उसका भी आगे आपको कारण वगैरह सारा समझ में आएगा, कोई सवाल बचेगा नहीं आपके मन में। तो एम्बर नामक छड़ को जब इसने ऊन के कपड़े से रगड़ा तो इसने देखा कि भैया कपास के टुकड़े और घास फूस के तिनकों को इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मतलब चिपक गए इससे आकर। ये थेल्स ने नोट कर लिया, लेकिन थेल्स को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ना। तो उसके कुछ समय बाद कुछ वैज्ञानिक यानी गिलबर्ट आए, और ये कहने वाले और भी उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे इसके बीच में। पूरी यानी अपना एक पूरा इतिहास है ये, तो हमें ज़्यादा इतिहास के बारे में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा हमें मोटा मोटी चीज़ ही पढ़नी। तो बाद में क्या हुआ भैया, एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ज़्यादातर बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे ये सारी चीज़ें। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन था, एक नेता था भैया अमेरिका का, ये अमेरिका का शायद राष्ट्रपति भी रह चुका मेरे हिसाब से, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। ये फिजिक्स का बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, एक नेता भी था ये। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो घटना हुई ना, इस घटना को नाम दिया आवेश भैया। क्या नाम दिया, आवेश, है ना। मतलब ये तो हमने नाम दिया, आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको क्या नाम दिया, चार्ज। चार्ज भी उसने इसको नाम नहीं दिया, उसने कुछ और दिया था। उसका इंग्लिश ट्रांसलेट चार्ज था और हिंदी ट्रांसलेट आवेश था, है ना। तो वास्तव में इस आवेश शब्द की या चार्ज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये जो एम्बर है ना, ये एम्बर, इसको ग्रीक भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जो ये परमाणु के अंदर पाया जाता है, मतलब इसका संबोधन इस प्रकार से किया जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इसी के नाम पर इससे जुड़ी घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, मतलब विद्युत की। क्या कहा गया भैया, विद्युत की कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी। इससे संबंधित जुड़ी घटना को विद्युत की कहा गया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में इसका नाम चार्ज रखा, मतलब आवेश। क्या ये वाली चीज़ तो क्लियर है। तो ये वाले मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम रख दिया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक छोटा सा प्रयोग किया भैया, और कहा कि भैया आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है आवेश। आवेश 2 प्रकार का होता है। एक तो देखो, एक तो होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, 2 प्रकार का। अब ये उसने कैसे बताया, ये इसने कैसे बताया, और ये सारा कुछ यानी ये जो जितना भी घटनाक्रम है ये कैसे हुआ, ये हम सारा कुछ है ना कल की वीडियो के अंदर जानेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो यहाँ तक हमने आवेश के प्रकार देखे कि आवेश 2 प्रकार का होता है। अभी तक आवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना हमने, ये हम कल की क्लास में जानेंगे। अभी आवेश की परिभाषाएं लिखवाऊंगा जो हो सकता है कल के लेक्चर में भी नहीं लिखवा पाऊँ, परसों के लेक्चर में लिखानी पड़े।
तो पूरा आपको समझ में आएगा ना। उसके बाद 2-3 परिभाषाएं वगैरह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत की परिभाषा आपने इसके अंदर नोट कर ली होगी। छोटा मोटा वीडियो को 1-2 बार आप देखें, एंजॉय करें आप, और बाकी का कल की क्लास। धन्यवाद।